अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। ईरान में गुज़िश्ता महीने से तकरीबन 25 दिसंबर से मुज़ाहिरों का आगाज़ हुआ। इन मुज़ाहिरों का आगाज़ उस वक्त हुआ कि जब अचानक अमेरिकन सैंक्शंस के नतीजे में जो मैक्सिमम प्रेशर की उन्होंने बात की थी, उसके नतीजे में अचानक डॉलर की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ये मुज़ाहिरे 2 दिन तक तो पुरअमन रहे और बहुत ही जेन्युइन मुज़ाहिरे थे और वहाँ की पुरअमन आवाम ही कर रही थी, लेकिन अचानक तकरीबन तीसरे या चौथे दिन से वहाँ पर इन मुज़ाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली और वायलेंट किस्म के मुज़ाहिरे होना शुरू हो गए। इन मुज़ाहिरों में ज़ाहिर है फिर इस बात की भी तस्दीक सामने होने लगी और इस बात की तस्दीक मुतअद्दिद इसराइली मिनिस्टर्स और अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी अपने ट्विट अकाउंट पे की कि जब उन्होंने ट्वीट किया और मोसाद के एजेंट्स को मुबारकबाद दी वॉकिंग बिसाइड ईरानियन प्रोटेस्टर्स। और फिर मुतअद्दिद इसराइली मिनिस्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो ईरानी प्रोटेस्टर्स को आर्म कर रहे हैं, जो कि ट्विटर अकाउंट्स पे वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में बयान किया। अमेरिका और इसराइल, जैसे आपको मालूम है कि कई सालों से खित्ते को जो खुद खित्ता बहरान का शिकार है, इसके अंदर अमेरिका और इसराइल का बहुत बड़ा किरदार है। वो और एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क के ऊपर वो हमले करते हुए आ रहे हैं। पिछले साल जून के अंदर भी आपको मालूम है कि किस तरह से ईरान के ऊपर दिन दहाड़े अचानक तब कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल एक डायलॉग चल रहा था ईरान के साथ, उसी डायलॉग के दरमियान ही अचानक ईरान के ऊपर हमला किया गया और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में ऑब्वियसली। और कई मुतअद्दिद इसराइल जो ईरान के मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े ओहदेदार हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स वगैरह, इन सब को वहाँ पर शहीद किया गया। जो दंगा और फसादात वहाँ पर हो रहे थे, उसकी फहरिस्त मैं आपको कुछ अगर बताता चलूँ तो जो खुद मैंने भी पर्सनली वेरीफाई की है और वहाँ के मेयर्स के इंटरव्यूज़ या दीगर ज़राए से पता करके तकरीबन 25 मसाजिद को नाजरीन ईरान के अंदर ख़ास तौर पे तेहरान के अंदर नज़र आतिश किया गया है। 25 मसाजिद को, जिसके अंदर इसके साथ साथ 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया गया है। एक वहाँ पर नर्स को भी शहीद किया गया है। एक 3 साल की बच्ची को अपने वालिद की गोद में थी, उसको शहीद किया गया है। 3 पुलिस स्टेशंस को आग लगाई गई है और मुतअद्दिद लोगों को वहाँ पर कत्ल किया गया है। ये तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह सब के सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और मुख्तलिफ टैक्टिक्स से बिल्डिंग्स को आग लगाना, जो एक मज़ार को भी उन्होंने हमला किया, उस मज़ार के ऊपर भी उन्होंने आग लगा दी। तो ज़ाहिर है तमाम जो प्रोटेस्ट का ट्रेंड था, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इससे सिर्फ और सिर्फ कोई रिजीम चेंज मकसद नहीं है, क्योंकि इससे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन आपने देखा कि मिलियंस ऑफ लोग, यानी ना सिर्फ ये कि 5 लाख 10 लाख बल्कि कई लाखों की तादाद में लोग मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में फिर निकले और इन राइट्स के खिलाफ, इन दंगा फसाद के खिलाफ उन्होंने हुकूमत की हिमायत में नारे बुलंद किए। तो जाहिर है इससे वो सिर्फ रिजीम चेंज मकसद नहीं था, क्योंकि मसाजिद को आग लगाना या इन जैसी कोई भी एक्टिविटी करना ये किसी भी मुसलमान को जेब नहीं देती। ये कॉमन टैक्टिक्स हैं मोसाद और उनसे CIA से एफिलिएटेड लोगों की, और जो इसराइल करता हुआ आ रहा है। गज़ा के अंदर आपने देखा कि 2 साल से किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है और इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन है कि अमेरिका ईरान के दरमियान कोई जंग हो जाए, ताकि वो वहाँ पर जो कत्ल व गारतगिरी कर रहा है और नस्ल कशी कर रहा है इसराइल के, लबनान में भी, अब तो लबनान के अंदर भी वो लेटेस्ट उसने दोबारा अटैक्स कर दिए हैं और कई वायलेशंस उसने कर दिए हैं। तो वहाँ पर नस्ल कशी से ज़ाहिर है पूरा का पूरा मीडिया का फोकस कहीं और जा चुका है। तो इसराइल के लिए तो ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि वो तमाम फोकस मीडिया का वहाँ पर चल जाए ताकि वो आराम से अपनी नस्ल कशी कर सके। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन खित्ते में क्या जा रही है, क्या खित्ता वाकई में बहरान की तरफ जा रहा है या अभी ईरान के ऊपर क्या हमला होने जा रहा है। इसको पूरा समअप करने की कोशिश करेंगे ताकि एक रियलिस्टिक व्यू हमारे सामने आ जाए। हमारे साथ मुल्क के मारूफ जो एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से वो मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, हमें अक्सर वक्त देते हैं और मिडिल ईस्ट के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास शिराजी साहब की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और फिर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सबूक सैयद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबूक साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। अभी क्योंकि वहाँ पर जो मुज़ाहिरों का सिलसिला है वो तो अब थम गया है, लेकिन क्या वाक़ई थम गया है? वहाँ पर जो राइट्स की और दंगे फ़साद की जो न्यूज़ आ रही थी, क्या वो अभी भी आ रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरे ख़्याल है आपने अपने इब्तिदाइये में भी ये मामला तकरीबन बयान किया है कि एहतजाज तो लोगों का हक़ है और ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें ट्रिगर की वो जो इनह्यूमन सैंक्शंस थी अभी ताज़ा स्नैप बैक मैकेनिज़्म के तहत यूरोपीय यूनियन के कुछ कंट्रीज़ ने लगाई और अमेरिका के साथ।
मिलके उसका जो स्ट्रेस आया है वहाँ इकोनॉमी के ऊपर, तो इमीडिएट रिजल्ट जिसको आप कहते हैं कि इमीडिएट कास्ट, वो ये बनी कि तेहरान में बाजार बुजुर्ग के जो ताजर हैं जिनकी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट्स थी, तो वो ज़ाहिर पैनिक का शिकार हो गए और वो एहतजाज किया, जिसके ऊपर ईरान की टू टॉप लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप की अगर बात करेंगे तो सुप्रीम लीडर, और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, दोनों ने न फ़कत ये कि उनके साथ बातचीत की और बातचीत के लिए हुकाम को कह दिया, बल्कि इश्यूज को फौरन एड्रेस करना भी शुरू कर दिया। उनका ज़ाहिर एक नुकसान हुआ था, उसको पूरा करने के लिए भी जो है वो इकदाम शुरू किए, और साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया और कुछ रिफॉर्म्स भी स्टार्ट की गई। लेकिन ज़ाहिर है कि बुनियादी मुश्किल जो है वो ये इनह्यूमन सैंक्शंस थी, जिनका बुनियादी टारगेट ही आम अवाम है, ताकि अवाम जो है वो, ज़ाहिर है अवाम ने जब रद्द-ए-अमल देना है तो वो तो अमेरिका नहीं जा सकते, वो तो अपने मुल्क के अंदर ही एहतजाज करेंगे। और ज़ाहिर है कि इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट का भी अमल दखल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिसमैनेजमेंट नहीं है, लोकल करप्शंस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब सैंक्शंस होती हैं तो उसमें इन चीज़ों का रास्ता ज़्यादा खुलता है, क्योंकि फिर आपको आउट ऑफ द वे जाके अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं या स्मगल करनी पड़ती हैं, लाइक दैट। एक मुल्क है, ज़ाहिर उसके सर्वाइवल का मसला है। जी। अब दूसरी बात ये है कि जो शिकस्त हुई थी अमेरिका को और इज़राइल को, कि दुनिया की तारीख में पहली बार एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज अटैक करते हैं, जी। और न एस्केलेशन लैडर जो है वो ईरान के हाथ में आ गया, बल्कि ईरान ने बिलाखिर न्यूक्लियर पावर्स को, जो चंद घंटे पहले कह रही थी कि विकेट तेहरान और साथ ही ये कि अनकंडीशनल सरेंडर, वो इस लैंग्वेज को चेंज करके अनकंडीशनल सीज फायर के ऊपर आ गए। तो ये वो हैवी लॉस था जो ज़ाहिर इन्फ्लिक्ट किया ईरान ने इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर अलुदैत में, कि जिसका रिजल्ट था कि उन्हें पता चला कि जंग जो है वो उसके जरिए से वो ईरान को जो है वो सरे तस्लीम खाम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। लिहाजा अब जो है वो उन्होंने साजिश के जरिए से अमली जामा पहचाना चाहा, और इसमें अब डाटा रिवील हो चुका है। मैं पहले वाली बात भी करूंगा तो आपको कनेक्ट होकर ज्यादा बात समझ में आएगी। जी। जब 12 जंग थी तो उसका प्लान ये था कि सबसे पहले डिकैपिटेशन, जिसमें 3 लेयर्स को शहीद करना था: पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप और इसी तरह मिलिट्री लीडरशिप। वो मिलिट्री लीडरशिप को तो शहीद कर सके, लेकिन पॉलिटिकल और जो रिलीजियस लीडरशिप थी वो बाकी रही, और उन्होंने फौरी तौर पे चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। और मिलिट्री लीडरशिप मैंने कहा कि उसके बाद जो मुख्तलिफ उस्तान थे जिसमें इतना अरसा लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि उन उस्तान और रियालतों के अंदर जिनमें लोगों को लोकल ड्रोन्स और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई थी, कि वो फौरी तौर पे जो है वो उस्तानों के अंदर और सूबों के अंदर इस तरह का एक इशू खड़ा कर देंगे। और जब मुख्तलिफ जगहों पर एक सिविल वार की कैफियत हो जाएगी, तो फिर जो पोरस बॉर्डर्स हैं, जिनमें तुर्की का बॉर्डर है, इराक का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इवन पाकिस्तान का बॉर्डर है, कि जहां पर मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रोह मौजूद हैं, जैसा कि दाइश मौजूद है, जैसा कि बलोच इलाकी पसंद मौजूद है, जैसा कि कुर्द इलाकी पसंद मौजूद है। तो इनके जरिए से फिर एक पूरी सिविल वार करके जो है वो हुकूमत भी तब्दील की जाएगी और ईरान को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। तो वो साजिश पहले मरले में इस वजह से नाकाम हो गई कि चूंकि पहला ही स्टेप उनका तीनों लेयर्स में कामयाब नहीं हो सका, सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप शहीद हुई, और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया और बड़ी जल्दी इसराइल को क्रशिंग रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से उनके लिए इसको कंटिन्यू करना ही मुमकिन नहीं रहा। तो वो जो अनफुलफिल्ड उनका प्लाट था, वो अब इस वक्त जो है वो लेके आते हैं, और इसको जब आप सिंक करके और नथिंग करके देखते हैं तो फिर कोई शक नहीं बाकी बचता कि पहले दिन से अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजरायली प्रेसिडेंट दोनों साथ खड़े हो जाते हैं, साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम मुजाहिरीन के साथ हैं, हम उनको कहते हैं कि एहतजाज जारी रखें। यानी जाहिर है उस वक्त वो एहतजाज नहीं था, तो एहतजाज बाजार बुजुर्ग के लोगों ने कॉल ऑफ कर दिया, और उसके बाद एक मुनज़्ज़म मिलिटेंसी, जिसको राइट्स आप कहेंगे, बलवे शुरू हुए। इन बल्बों के अंदर आप देखिए, एक मुस्लिम कंट्री है, आपने 25 मसाजिद का बताया, 150 तकरीबन एम्बुलेंसेज हैं। तेहरान में 2 पुलिस वालों के गले काटे गए हैं, और जो आज जनाजे हुए और कल जनाजे हुए, कल 100 जनाजे हुए तेहरान में। कौन लोग मारे गए थे? बाइस्टैंडर्स, सिविलियन, जो बेचारा बैंक पे गया, जो घर के पास था, जो गुजर रहा था, हॉस्पिटल में मौजूद था, और इनके जनाजों में वाकई मिलियंस की तादाद थी। तेहरान ने इतने बड़े मुजाहरे नहीं देखे, एक नया इनकलाब वहां पर नजर आ रहा है, और लोगों को क्लियर हो गया कि ये एहतजाज नहीं था, बल्कि उन्होंने उसके ऊपर मौज सवारी करके इमीडिएटली वो एहतजाज खत्म, और उसके बाद टोटल मिलिटेंसी स्टार्ट होगी। और टोटल इसको पीछे से जो है वो जब इन्होंने इंटरनेट ऑफ किया तो उससे पहले पूरे कनेक्शंस थे, हत्ता बाद में जब वो कनेक्शंस कट गए तो फिर इन्होंने एलन मस्क के जरिए से स्टारलिंक को एक्टिवेट किया, और वो उसके साथ भी पूरा एक सिस्टम नथी था।
200 रिंग लीडर जो है वो गिरफ्तार हुए। और बहुत वाज़ेह, इसमें कोई शक वाली या डिबेट वाली बात ही नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट लम्हा बलम्हा उसके ऊपर अपनी ब्रीफिंग जारी कर रहा है। इजराइल लम्हा बलम्हा उसके ऊपर कह रहा है कि हम जो है वो इनके साथ हैं। इसी तरह जो है वो ऑस्ट्रेड शाह का बेटा जो है उसको बार बार वो मीडिया के अंदर ले रहे हैं, और पूरा अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको ये कहा गया, और बदकिस्मती से हमारे अपने मीडिया के पास भी चूंकि ईरान के अंदर डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, तो वो भी उन्हीं मीडिया से लेते हैं। तो उस सॉफ्ट को जिसको हम कहते हैं या डिजिटल टेररिज्म, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एक मुनज्जम प्लाट था, और उसमें ये सारे इदारे जो है वो दखील हो गए, यानी उनका मीडिया, डॉक्टर साहब, उनके ये जो आपने खास तौर पे बात की है मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का किरदार है इस पूरे बहरान में, इस उसने क्या किरदार अदा किया है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। हमारे साथ सैयद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुबुक सैयद साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज ईरान में होने वाले जो फसादात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मुल्क के मारूफ तज़कियाकार जनाब सुबुक सैयद साहब मौजूद हैं। सुबुक साहब, वेस्टर्न मीडिया के किरदार के हवाले से भी नासिर अब्बास शिराज़ी साहब ने कमेंट्स किए हैं। आप क्या समझते हैं, वेस्टर्न मीडिया ने जो किरदार इसमें अदा किया है वो क्या पार्टिसन मीडिया, क्या एक जर्नलिस्टिक जो वैल्यूज़ होती हैं उनके मुताबिक उन्होंने अमल किया है कि यहाँ पर बिल्कुल अपनी हुकूमतों के इशारों के ऊपर काम करते हुए ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स बनाई हैं कि जिनका रियलिटी से और ग्राउंड से कोई भी ताल्लुक नहीं है? मैं आपका इस हवाले से ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया वलीद साहब। देखें, सबसे पहले हमें ज़रा मीडिया की पोजीशन को समझना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी ज़राए अबलाग के इदारे हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, असल में ये अपनी रियासतों के प्रोपगंडा टूल होते हैं। भले पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया भर में सच आपको कोई भी नहीं बताता। प्रोपगंडा बताता है, एंगल बताता है, ज़ाविया बताता है, तो हकीकत जो होती है ना वो कोई नहीं बताता। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बड़ा खुला सच बताएगा, बड़ा बेरहम किस्म का सच बताएगा। इंडिया अपने हवाले से पाकिस्तान के हवाले से ये करेगा, लेकिन हमारे मुल्कों में जो कुछ होता है वो हम उसको छुपाते हैं। तो मैं तो जो बीबीसी जैसे इदारे हैं या डीडब्ल्यू जैसे इदारे हैं या इस तरह के बाकी इदारे हैं, तो वो भी असल में क्यों उर्दू में अपनी नशरियात पेश करते हैं? क्योंकि अपने मुल्कों का और अपनी सकाफ़तों का जो मज़हर होता है वो उसको उन मुल्कों के अंदर इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल ही मुझे लगता है कि इसके अंदर इसकी गहराई को तलाश करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है तो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत ही होता है। तो लोग अपनी ख़बरें या अपना जो इदारे हैं उसलिए नहीं कायम करते कि आपको कोई फ़ायदा हो या सच आपको पता चले। वो इसलिए बताते हैं कि सच को अपनी मर्ज़ी का चोला पहनाकर कैसे लोगों के दिमाग को यरमार बनाया जा सकता है। तो ये सीधी-सी बात है। आप पाकिस्तान के अंदर थोड़ा गहराई के साथ मीडिया का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप जब जर्नलिज़्म में काम करते हैं तो बहुत सी मीडिया की थ्योरीज़ है ना, ये एक बड़ी अहम थ्योरीज़ है, 50s की दहाई में हमारे सामने आई थी, जिसका मतलब यही था कि ये इंतशारी थ्योरी का मतलब ये है कि आप चीज़ों को इस तरीके से बनाकर पेश करें और इस तरीके से करें कि आपने अगर किसी मुल्क के अंदर अपने मर्ज़ी के मफादात हासिल करने हैं या उस मुल्क के अंदर किसी और ताकत ने अपनी मर्ज़ी के मफादात हासिल करने हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा प्लान करके उसको तय करते हैं। अब आप पाकिस्तान के अंदर भी देख लें और दुनिया के अंदर भी आप देख लें। और एक और चीज़ भी जो बात हमें समझने की है वो ये कि बैनुल-अक़वामी ताकतों का हमेशा ये टूल रहा है कि वो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करती हैं और फिर अस्करी ताकतों के ज़रिए हमलावर होती हैं। तो आप जितने भी तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, तो आप उनकी हालत ज़ार ज़रा गहराई के साथ मुताला करें, तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये असल में इंसानी हकूक़ का झंडा लेकर, आज़ादी इज़हार राय का अलम बुलंद करके और शहरी आज़ादियों का नाम लेकर ये प्रोपेगेंडा करती हैं और उनके लोगों में ऐसी फ़िज़ा पैदा करती हैं कि लोग सारे उन रियासतों के ख़िलाफ़ उठ जाएँ और फिर इन्फ्लुएंस अपना करती हैं और अपने जो अहदाफ़ और टारगेट हैं, उनको हासिल करती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ये जो जिसे आप कहते हैं ना मफादात की दुनिया के अंदर सारी चीज़ें चलती भी रहती हैं, इसी तरह का खेल चलता है। तो आपका जो सवाल है कि मीडिया का जो रोल है, तो मैं तो मीडिया का रोल इसी एंगल से देखता हूँ कि ये एक ऐसी दुकान है कि जिसका काम ये है कि
जिसने खोली उसके कारोबार को दिफा भी करे और उसको बढ़ावा भी दे। अच्छा सुबूक साहब, इसमें जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का आपने जिक्र किया कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिकन हेजिमोनी इसको एज अ वेपन यूज़ करती है दूसरी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़। हालांकि वहीं पर आप हम ये भी देखते हैं कि उसके बहुत बड़े बड़े अलाइज खुद डिक्टेटर्स हैं, वो खुद डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, उनको फंड करते हुए आ रहे हैं बाकायदा। लेकिन उनके ख़िलाफ़, अपने अलाइज के ख़िलाफ़ वो कभी भी डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते। लेकिन जो भी मुखालफीन होते हैं उनके ऊपर इस किस्म की यलगार करते हैं। अभी मैं देख रहा था 2024 के अंदर हमें जो पुलिस ब्रूटैलिटी है उसकी आदादोशुमार जो सामने आई है, वो तकरीबन 1400 लोगों को, सिविलियंस को पुलिस ने बराह रास्त कत्ल किया है 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ। यानी हर रोज उसने कई मुताद्दिद लोगों को, 5 से 10 लोगों को कत्ल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 10 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें पुलिस ने किसी शख्स को कत्ल नहीं किया, वरना हर रोज तकरीबन 6.5 घंटे के अंदर एक शख्स को उन्होंने कत्ल किया है। इस सूरत हाल में अमेरिका किस तरह से डिक्टेट कर सकता है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को पूरी दुनिया को? अच्छा अच्छा वली साहब, देखें दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है ना कि लाजमी है वो जो उनके हामी हैं उनको सपोर्ट तो करेंगे। ये तो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ईरान अपने हामियों को करेगा, सऊदी अरब अपने हामियों को करेगा, अमेरिका अपने हामियों को करेगा, पाकिस्तान अपने हामियों को करेगा। ये तो इंटरनेशनल अफेयर में कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। ये डॉक्टर साहब, शाहिद साहब आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये बात बता सकते हैं कि ये जब मफादात की गेम होती है उसमें ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। एक दूसरे की गले भी मिला जाता है और पीठ में खंजर भी घोंपा अच्छा जाता है। सुबुक साहब, जब तो हम कोई ऐसी नहीं इंटरनेशनल है। कम्युनिटी में बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया के ममालिक बात कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर नजर डालें, तो जाहिर है ये तो दिखता है कि मफादात की जंग होती है। लेकिन एक मुल्क की तरफ से इस तरीके की जारियत करना और नहीं, लाखों उसका मिलियंस मैं ऑफ लोगों जवाब दे को। रहा जी। उस उसका मैं जवाब आपको देना चाह रहा था। वो ये है कि देखें, अमेरिका तो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, और लाजमी है जो जिसके पास ताकत होती है, ये तो आज की भी नई बात है। यूनाइटेड नेशन के अंदर आप उसकी जो जो स्ट्रक्चर है, जरा उसको देखें ना, कि 5 मुल्कों के पास वीटो पावर है। ये कोई हम्म। आज क्या है सारा, ये तो पहले से ऐसा ही है कि हाँ भाई, हम इस बुनियाद पर फैसले नहीं करते कि हक क्या है, सच क्या है, इंसाफ क्या है, उसूल क्या है। हमारी दुनिया इस बुनियाद पे चलेगी ताकत किसके पास है, तो जिसके पास ताकत है वही फैसला करेगा। और आपके सामने है, 5 मुल्कों के पास सिक्योरिटी क्या कहते हैं, पावर है, और वो फैसला करते हैं। वो उनसे एक वीटो कर दे, बाकी सारे कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाकी मुल्कों की हैसियत तो पहले भी एक चरागाह में चरने वाले जानवर से ज़्यादा कोई भी नहीं है। वहाँ तो यही सारा चल रहा है। तो हम आपने जो आलमी इदारे बनाए हैं, तो उनके अंदर उनकी जो सारी जो प्रोपोजिशन है और सारी चीज़ें, उनको आप ज़रा गौर से देखें तो आपको वहाँ पर ही पता चल जाएगा। तो असल में बुनियादी बात यह है कि ये जो आलमी ताकतें हैं, इनके बड़े ओपन अहदाफ हैं, और उन अहदाफ तक पहुंचने के लिए ये प्रोपगंडा लॉन्च करती हैं। ये इंसानी हकूक़, ये शहरियों के हकूक़, ये आज़ादी इज़हार, इस तरह के अलम उठाती हैं, और ये उठा के जो अपने मुखालफिन हैं उनको अखलाकी बुनियादों पर अपने मफादात के लिए कुचलना चाहती हैं। तो ये एक सीधी सी बात ये है, और दुनिया के अंदर ये बड़े बेरहम किस्म की दुनिया है। इसके अंदर यही सारा कुछ हो रहा है। अब आप देख लें ना कि ये जो अभी तक हलाकतों की तादाद हमारे पास वाज़े उसका फ़िक्र नहीं आ रहा, लेकिन मैं एपी पे देख रहा था कि तकरीबन 2500 से 2700 अफराद तक पता चला है कि सारे वाक़े में हलाक हो चुके हैं। और कुछ इदारे जो हैं वो अब मेरे ट्रस्ट का बड़ा इशू है मेरे पास भी। तो न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसने लिखा आज, वो ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ा फ़िक्र दे रहे हैं। मैं तो यहाँ बताते हुए परेशान हो रहा हूँ कि मुझे मीडिया पर इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा फ़िक्र देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें ये यहाँ पर होती हैं। और मसला असल में ये है कि वो जो क्या शराइ साहब बात कर रहे थे कि क्योंकि ईरान से बरह रास्त खबरें हम तक नहीं पहुँच पा रही। जब बरह रास्त खबरें नहीं पहुँच पाती, और लाज़मी है 8 जनवरी से इंटरनेट भी वहाँ पर बंद किया गया है, और शायद अभी कल शायद खुला है कुछ इलाकों में जज़वी तौर पे। तो जब आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो जब इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं आती तो फिर प्रोपेगेंडा प्रिवेल करता है, उसके लिए जगह बनती है। तो अच्छा, प्रोपेगेंडा जो है वो हमारे सामने आता है। ये जी, किलिंग की जी। नंबर्स के हवाले से मैं राज़ी आपसे आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये इस हवाले से मैं खुद भी सीबीएस न्यूज़ जो एक वेस्टर्न मीडिया का आउटलेट है उसका देख रहा था, और उसकी सोर्स जो उसने कोट की वहाँ पर, और नंबर्स बताए 10,000, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 5,000 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है।
और सोर्स जो मैंने खुद चेक की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ही शाया की थी कि कॉल्स उनको मौसूल हुई कुछ लोगों की तरफ से, उन कॉल्स के नतीजे में उन्होंने ये नंबर्स वहाँ पे लिखे हैं, और जिसको हर दूसरा इन्फ्लुएंशियल फिगर, अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल की फिगर्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग इसको फिर कोट अनकोट किए जा रहे थे हर दूसरी जगह के ऊपर, ईरान के ऊपर ईरान के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये बात। जी शुक्रिया। और मुझे खुशी हुई है हमारे भाई सबूग ने जिस तरीके से कहा कि हमें कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि मतलब उस सीबीसी या जो भी न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ आउटलेट है, तो ईरान के अंदर उनको इतनी बड़ी एक्सेस हासिल हो गई है कि जो असल में ईरान के अपने स्टेट ऑफिशियल्स को भी हासिल नहीं है, ईरान के अपने चैनल्स नहीं, को वो भी। तो कह रहे हैं ना और कि ईरान किसी ने कॉल की तो हमने लिख दिया, वो तो कह रहे हैं हाँ, ये कम से कम इतने तो हाँ, ऑनेस्ट हैं। गोल ऑफिस से आई हो, तो बहुत वाज़ेह है कि ये ज़ाहिर एक प्रोपेगेंडा वार है जिसमें चीज़ों को एक्ज़ैजरेट करके बयान किया जा रहा है। देखें, आप मुझे खुद बताएँ, मैं ज़ाहिर है चीज़ों को क्रिटिकल देखता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएँ वहाँ कितनी तादाद थी जो मुज़ाहरे हो रहे थे, जब मुज़ाहरे हो रहे थे शुरू में, ठीक है? और वो जेन्युइन इश्यू भी था, लेकिन जब राइट्स में बदले तो आपने कहीं देखा? देखिए, हमने भी दुनिया में मुज़ाहरे किए भी हैं, देखे भी हैं। हज़ारों लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं, औरतें और बच्चे होते हैं, उनके जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं, उनका एक चार्टर होता है, लीडरशिप होती है, वो अपने चीज़ों को बयान करते हैं। आपने जिन दिनों के अंदर हर चीज़ ओपन थी, कोई चीज़ तो देखी नहीं, लेकिन इस तरीके से प्रे कर रहा था, क्योंकि वेस्ट को ये हुनर आता है। देखिए, ये वाले तो बहुत छोटे-छोटे मीडिया आउटलेट हैं ना, उन्होंने तो अरबों डॉलर लगाया ही इसलिए है कि वो झूठ को सच बना के पेश करें। वो बताएँ कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ना, वो इराक के अंदर है, और उसकी बुनियाद पे यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल ले लें, और फिर एक 25 लाख लोगों को मार दें, और फिर जो है वो कहें कि नहीं जी, वो तो एक गलती हो गई थी। ये तो इस तरीके से चीज़ों को ग्लोरीफाई करके पेश करें कि इसराइल अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है वो गजा में अटैक कर रहा है, और जो है उसके नतीजे में ये सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि गजा के अंदर जेनोसाइड हुआ है, ये लाइव जेनोसाइड है जो दुनिया के अंदर देखा। ये लैंग्वेज भी यूज नहीं करेंगे, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है? लिहाजा इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि हमारे पास 2 और 2 4 की तरह तो कोई नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 2000 के लगभग एक फिगर होगा, और इस सेग्रीगेट नहीं कर सकते जिसमें कई सौ लोग तो पुलिस बसी और इसी तरीके से वो बाय स्टैंडर्ड जिनकी मैं बात की है, जो चलते फिरते लोग जो हैं जिनको गोलियां मारी। मसला एक खातून का मैंने इंटरव्यू देखा है, ठीक है, और वो जेन्युइन है, मैंने उसको वेरीफाई किया है। वो खातून जो है वो ट्रेंड भी थी और वो मुजाहिरीन में शामिल थी, और जैसे ही थोड़ा सा वो वायलेंस हुआ, तो उस वायलेंस में फर्ज करें कि इन्होंने वो है पत्थर फेंके और आंसू गैस छोड़ गई, तो ये टाइम है। इसने 8 लोगों को वहां गोलियां मारी, ये मुजाहिरीन के अंदर थी और इसने अंदर से गोलियां मारी, क्योंकि ये खुद जाहिर है पूरा प्लाट था। अच्छा, मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देखी इत्तफाकन, इधर मैंने ये इंटरव्यू पढ़ा, इधर मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देखी। वो शुरू यहां से करता है कि शाहराह के ऊपर 5 लोग जो है, या लोग से 8 लोग जो जख्मी हालत में पड़े हुए थे, और मालूम नहीं है कि उनको कहाँ गोलियां लगी थी, और उसके बाद उनका जो है वो अंजाम जी। क्या हुआ। तो आप देखिए जरा कनेक्ट उसको क्या पेश कर, ये तो बहरहाल एक जबरदस्त किस्म का है। डाटा हमारे पास नहीं डॉक्टर है, साहब, ये आपने लेकिन बहुत अच्छी इसमें कोई तरफ शक इशारा किया है कि किस तरह से मीडिया को का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और मीडिया को भी एक वेपन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू आप अपने यानी नैरेटिव को पुश करने के लिए। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है, और जिससे मीडिया लिटरेसी की अहमियत मज़ीद उजागर होती है हमारे सामने कि अब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मीडिया को, सोशल मीडिया को, आउटलेट्स को यूज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ रिजीम्स उसे अपने मकासद को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हैं। तो ये मीडिया लिटरेसी की तरफ भी इशारा होता है कि अब उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम ईरान में होने वाले बहरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ तज़ियाकार जनाब सुबुक सैयद साहब मौजूद हैं। सुबुक साहब, जो हमें डिटेल सामने आ रही है हमारे, जिस तरह से वहाँ पे दंगे हुए, फसादात हुए, इससे तो ये बात साबित होती है कि इसका जो ईरान की पॉपुलेशन है, जो लार्ज पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं, वो तो इन प्रोटेस्ट करने वालों यानी इन मुजाहरे करने वालों जो इस किस्म की दहशतगर्दी वहाँ पर कर रहे हैं,
उनकी आवाम तो अब हिमायत नहीं करेगी, ज़ाहिर है वो मसाजिद के ऊपर आग लगाएंगे, वो मज़ार के ऊपर नज़र आशिश करेंगे, तो वहाँ की तो आवाम ज़्यादातर मुसलमान है, मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, वो तो ज़ाहिर है इनकी हिमायत नहीं करेगी। तो इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि इनका मकसद कोई रिजीम चेंज करना या आवाम की हिमायत हासिल करना तो नहीं है। इनका तो मकसद ज़ाहिर है लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन फैलाना, यानी कोलैप्स करना, रिजीम को कोलैप्स करना, वहाँ पर उसी किस्म की कुछ सूरत हाल करना जो अमेरिका और इसराइल ने सीरिया के अंदर हमने देखा कि किस तरह से एक हुकूमत जब वहाँ पर गई तो उन्होंने ये नहीं कि खुशियाँ मनाई और दूसरी हुकूमत को आने के लिए मज़ीद स्पेस दिया और स्टेबलाइज़ किया नई हुकूमत को, बल्कि उन्होंने 500 एयर स्ट्राइक्स की उस सीरिया के ऊपर और उसके तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेयर हाउसेस और जितना भी वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपने डिफेंड के लिए उसको असला वगैरह की ज़रूरत थी, उन सबको तबाह कर दिया। ईरान के अंदर भी हम वही पैटर्न देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रक्शन और डेथ और डिस्ट्रक्शन का एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिसके अंदर कत्ल व गारतगिरी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये रिजीम चेंज मकसद है या फिर रिजीम कोलैप्स यहाँ पर मकसद है? अच्छा वली साहब, वक़्फ़े से पहले आप बात कर रहे थे मीडिया लिटरेसी के हवाले से। जी। देखिए मीडिया लिटरेसी उन लोगों के लिए होती है कि जिन्हें नहीं पता और वो बेचारे समझ नहीं पा रहे, तो हम उनको बताएँगे कि आपने इसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ करना है और ये तो पूरा प्लान करके कि कैसे मार्शों में डिस्ट्रक्शन फैलानी है, तबाही फैलानी है और ये जो डिवाइस आपके हाथों में है, इसे तबाही के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो इनको आप पढ़ा नहीं सकते। वो हमारे यहाँ बड़ी मशहूर बात की जाती है कि जो सोया हुआ हो उसे जगाना आसान होता है और जो सल्ला हुआ हो ना, पंजाबी में कहते हैं कि उसने ड्रामे करके सो रहा है, तो उसे आप नहीं जगा सकते। तो मसला असल में ये है कि इनका तो नुक्ता नज़र ही ये है। और दूसरा आप जो बात करें देखें, इनके अंदर ना हमें थोड़ा-सा बुनियादी कुछ बातों को भी देखना है। पहली बात तो ये है कि ईरान के अंदर वाक़यातन मसाइल मौजूद हैं। अभी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले यहाँ जो पाकिस्तान में रज़ा अमीरी मुक़द्दम साहब हैं जो ईरान के एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनसे यही सारी बातें पूछी कि अभी जो सूरत हाल है वो क्या है ताज़ा। तो उन्होंने वो सारी बातें मुझे बताई और देखें इश्यूज़ हैं वहाँ पे और बिल्कुल। इश्यूज़ दुनिया में कहाँ नहीं होते। बिल्कुल। एक तो बात ये थोड़ी-सी समझ लेनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए ये बात कही जाती है कि लोग वहाँ पर इख्तिलाफ़ राय करते हैं और इख्तिलाफ़ राय मुज़ाहरों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में करते हैं। ज़ाहिर लेकिन है। जो ही वो एहतजाज मुसलमान मुल्कों में होते हैं तो कहा जाता है मुसलमान मुल्कों में हालात ख़राब हैं। तो भाई अगर आपके यहाँ एहतजाज जमहूरियत का हुस्न कहलाता है, तो मुसलमान मुल्कों में एहतजाज क्यों जमहूरियत का हुस्न नहीं कहलाता? उसे आप कहते हैं नहीं हालात ख़राब हैं। भई हालात ख़राब है, लोग एहतजाज करते हैं। दुनिया में कौन-सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर एहतजाज नहीं होते? तो आप तो ये कह रहे थे कि नहीं ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत-हाल बड़ी ख़राब है, लोग बात नहीं कर सकते, फिर लोग एहतजाज कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब है उनको लोगों को एहतजाज का हक़ हासिल है। अब मज़े है कि एहतजाज के दौरान वायलेंस हो जाना, ये तो सरासर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि हुकूमत के पास इदारे होते हैं, हुँ। खुफ़िया एजेंसियाँ होती हैं, उनके पास इत्तलात होती हैं, उनका नेटवर्क होता है। तो उनको ये जानना चाहिए था ना कि ये जो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो उनको कैसे किया जाए। और देखें बहुत लंबा टाइम है, 28 दिसंबर से सारा काम शुरू हुआ और 7 जनवरी को ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, नेतन्याहू ने, दोनों ने। उसके बाद वायलेंस जो है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इदारों के अंदर थोड़ा-सा देखना चाहिए कि ये नाकामी क्यों हुई, इतना लंबा टाइम भी आपके पास मौजूद है, तो वहाँ पर आप उसको क्यों वो नहीं कर सके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हर बात को अमेरिका और बरतानिया पे डाल के ना आप मतलब है कि गुलूख़लासी नहीं करवा सकते। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा दरमियान में आगे देखना होगा। देखें 570 मकामात हैं, जहाँ पर ये एहतजाज जो मुज़ाहरे हुए हैं और अभी शाहिद साहब बता रहे थे 2000 के करीब लोग हैं, लेकिन मैंने आपके सामने एपी को कोट किया था कि एपी ने कहा कि 2700 के और से 2500 से 2700 के करीब लोग जो हैं, उनमें जाँ बहक हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अभी जो मुज़ाहरे हैं, वो आपको पता है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इंटरनेट सर्विसेज़ बहाल हो रही हैं, चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई आलमी ताकत कोई साज़िश कर भी रही थी, तो वो साज़िश कामयाब नहीं हुई, साज़िश नाकाम हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को जब तक आप हल नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ईरान के ऊपर तकरीबन 44 साल तो होने वाले हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं। इक़्तिसादी पाबंदियों में डूबा हुआ मुल्क अपने शहरियों को क्या फ़राहम कर सकता है? और अभी आपने जो अमेरिकन माहिर मुआशियात की जो उनकी जो रिपोर्ट है वो जेफरी आपने सैक। शेयर की, जेफरी साहब की, और मेरी उनसे इत्तेफ़ाक के बाद एक मुलाकात भी हुई थी यहाँ पाकिस्तान में। तो जब आप
इतनी पाबंदियां लगाएंगे तो इसका मतलब आप उस मुल्क के शहरियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो असल में इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए ना, क्योंकि जितनी आप घुटन होगी, प्रॉब्लम होंगे, तो ये चीज़ें पैदा होंगी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसा है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे बाज़ मुसलमान मुल्कों के अंदर जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, मतलब कम से कम शहरी आज़ादियों की बुनियाद पर, तो वो इतनी कोई बेहतर नहीं है। आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख लें, ईरान की सूरत हाल देख लें, आज से कुछ अर्सा पहले अरब ममालिक की सूरत हाल आप देख लें, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम थे। तो जी, आपको अब जदीद दौर में शहरी आज़ादियाँ और शहरी हकूक़ देने जी, पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि डायलॉग करें, जी, बातचीत करें, और ये आपके शहरी हैं, कोई बाहर के शहरी थोड़ी हैं। तो बिल्कुल, पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान को बात करनी होगी अपनी नौजवान नस्ल से, और बाकी मुल्कों के अंदर भी बात करनी होगी। बेशक, और इस बात को थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम मतलब इस, क्योंकि मीडिया बहुत जी, आज़ाद है। आज़ाद से मुराद ये है ना कि वो एक आज़ादी को चाहता है। जी, तो जब आपने एक रियासी स्ट्रक्चर बना दिया है, तो फिर उसके अंदर जब तक ये सारी चीज़ें आप पूरी नहीं करेंगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम जो हैं ये होते रहेंगे। तो इसलिए एक तो ये है कि ज़ाहिर एक है। बहुत खूबसूरत बात जो हमारे सामने आई है, वो जी, ये है कि ये जी, वाहिद मौका है कि जी, मुस्लिम वर्ल्ड जो है सारी की सारी वो इकट्ठी है। इकट्ठी सऊदी हो। अरब ईरान की हिमायत में बयान दे रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। नासिर अब्बास शिराज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, हम बात ये भी देख रहे हैं एक पैटर्न कि जो लोग गज़ा में होने वाले जेनोसाइड में बहुत खामोश थे, उनके अब बयानात आना शुरू हो गए हैं। वो एकदम जाग गए हैं और वो जो अब ईरान में होने वाले मुज़ाहिरों के हवाले से फ़ौरन जाग गए हैं और फ़ौरन बयानात देना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो सेलेक्टिव इंटरनेशनल कम्युनिटी का राग लोग जो करते हैं और डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, इसमें क्या वजूहात हैं? ये एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते। हालाँकि आपने देखा कि यूके ने अब सैंक्शंस भी वहाँ पर लगा दिए हैं ईरान के ऊपर, मज़ीद सैंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हालाँकि इसराइल जो 2 सालों से वहाँ पर खुलेआम लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड कर रहा है, उसके हवाले से वो एविडेंसेस माँगते रहते हैं। यहाँ पर जो एविडेंसेस उनके पास नहीं है, उसके बावजूद एक छोटे से प्रोटेस्ट में के नतीजे में उन्होंने इस किस्म की वहाँ पर सैंक्शंस लगाने का फैसला कर लिया। ऐसा क्यों है और इससे हमारी आवाम, हम लोग क्या नतीजा अख़ज़ करें? जी, शुक्रिया। देखिए पहली बात जो आपने की अभी ईरानी आरक्षी साहब ने यही ट्वीट किए और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो अभी हमारे सफारतकारों पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ वायलेशन हुई, ये कहाँ थे जब 70,000 लोगों को गज़ा में शहीद किया, जेनोसाइड किया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, कई मुल्कों के ऊपर अटैक किए गए। तो ज़ाहिर है ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है और बहुत वाज़ेह तौर पे ये वो झूठे नारे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम ममालिक को अटैक किया जाता है। कभी डेमोक्रेसी के नाम पे, कभी इंसानी हकूक के नाम के ऊपर और यही वजह है खुद यूरोप के अंदर जो और अमेरिका के अंदर जो रद्द-ए-अमल आया अवामी, वो इसी वजह से आया कि आप तो हमें कहते थे कि वुमेन राइट है और सिविलियंस के राइट हैं और औरतों और बच्चों के हकूक हैं और आप जो है वो सबसे लाइव जेनोसाइड में मिलिटरीली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली मुकम्मल पार्ट एंड पार्सल हैं। तो वो ज़ाहिर है मेरे ख्याल बड़ा अनकवर हुए हैं और असल चेहरा जो यूरोप और वेस्ट का है ना, वो बेनकाब हुआ है। फिर जब हम कलेक्टिव वेस्ट की बात करते हैं, लेड बाय अमेरिका, तो देखिए एक वक़्त में जो है ना वो कुछ हिजाब बाकी थे, डिप्लोमैटिक नॉर्म्स थी। फ़र्ज़ करें कि इराक के ऊपर हमला करना है, वो तो झूठा बहाना बनाया जा रहा है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है, यूरोप को हम मांग किया गया, करारदाद पास कराई गई, बेशक झूठा था। लेकिन अभी तो देखे ना, ये डिटोरिएशन थी जो हमने गुज़िश्ता 2 साल में देखी है इंटरनेशनल लॉ की और ऑर्डर की और अब कोलैप्स है जब हमने देखा कि वो बिल्कुल ये हिजाब भी उतार के कहता है कि एक प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं अब वेनेजुएला के मामलात को चलाऊंगा। एक सॉवरेन कंट्री ईरान के ऊपर जो है वो अटैक्स करता है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक करता है, जो बुलवाई है उनके साथ जो है वो खड़ा होकर वो कहता है कि आप अपना काम जारी रखो। तो अब ये इन्होंने हिजाब उतार दी और असल चेहरा जो है अब यूनाइटेड नेशन की भी जरूरत नहीं है, अब वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के इदारों की भी जरूरत नहीं है, अब वो खुल खुला के आ गए हैं पूरे वहशियाना अंदाज के अंदर। अब यहाँ पर जो सबूक भाई ने भी बात की है वो रियलाइजेशन है, चूंकि मुस्लिम ममालिक को ये पता चल गया है कि अगरचे दो छोटी सी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमास और हिजबुल्लाह, लेकिन इन्होंने इसराइल के जो एक्सपेंशन के प्लान है उसको डेटल कर दिया है, उसको रोक दिया है। वो बहुत बड़ी आप कह लें तबाही से दो चार हुए दोनों मनातक, लेकिन उन्होंने इसराइल को एक्सपैंड नहीं होने दिया। अब ये जो पहले कोंडोलीजा राइस ने कहा, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने नक्शा जारी किया, ये न्यू मिडिल ईस्ट चाहते हैं, ये पूरे इस पूरे खित्ते को रीसाइज और रीशेप करना चाहते हैं। उसमें 3-4 बड़े रुकावटें।
एक पाकिस्तान, एक ईरान, एक जो है वो तुर्की और तीसरा सऊदी अरब। और उनका ये ख्याल है कि अगर ईरान, चूंकि ईरान का जुर्म क्या है, ये बात भी बड़ेबाजी होनी चाहिए, क्या हाउस एंड ऑर्डर करें। आज अगर ईरान इसराइल और अमेरिका के साथ शेक हैंड कर ले तो सारी सैंक्शंस खत्म। आज आप इस पिंडी के अंदर जाएं और पिंडी के अंदर आप राजा बाजार के अंदर जो सबसे बड़ी एक प्लाजा है, बाजोड़ प्लाजा, तो आपको सारे में ईरानी आइटम नजर आएंगे। कितनी जबरदस्त क्वालिटी है। ईरान को अगर आज सैंक्शंस खत्म हो जाए तो उसकी तो मार्केट बहुत बिल्कुल बड़ी है। तो बिल्कुल। वो अपने इंटरेस्ट को कुर्बान कर रहे हैं, किसके लिए? गजा के लिए, फलस्तीन के लिए, मजलूमों के लिए। इसको दाद देनी चाहिए और उसकी कीमत बेशक। बर्दाश्त, जैसे कभी शेब अभी तालब पे बर्दाश्त करनी पड़ती थी, तो ये कभी होते हैं। हक के लिए आपको कोई कीमत देनी पड़ती है। तो इन ममालिक की रियलाइजेशन है कि इस वक्त हमारा जो सेफ्टी है वो ये है कि हम जो है वो कहीं डिटोरिएशन ना होने दें, कहीं डिसइंटीग्रेशन ना होने दें। किसी एक मुल्क की भी डिसइंटीग्रेशन, या बस इधर आजाद बलूचिस्तान, आजाद कुर्दिस्तान, किसी एक के मुल्क, इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा और ये पूरा रीजन कोलैप्स करेगा। मैं समझता हूँ सबको ये रियलाइजेशन है और इस रियलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर तमाम स्टेट्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस बड़े एजेंडे को नाकाम बनाया जा सके। और जब ये एजेंडा नाकाम हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको एक स्टेबल टाइम मिल जाएगा आइंदा की चीजों को देखने के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज़ी साहब आपका भी, और सीनियर सहाफ़ी जनाब सबूक सैयद साहब आपका भी। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला और हमारे सामने वाज़े हो चुकी हैं कि ख़ित्ते की सूरत हाल कहाँ पे जा रही है, और जो आलमी ताकतें हैं, जो साम्राज्यी ताकतें हैं, वो मुसलमान कंट्रीज़ के साथ किस किस्म का घिनौना खेलना चाहते हैं, ये वाज़े हो गया है ये बात। अब ज़ाहिर है दुनिया भी सामने आ गई है। पहले तो UN, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों की बात होती थी। जब वेनेजुएला के ऊपर हमला किया तो उसके बाद वाज़े कर दिया कि हमने तो ये सब कुछ ऑयल के लिए किया है। ईरान जो कि दोबारा एक कंट्री, वो कंट्री है दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर कि जो दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है अपने ऑयल रिजर्व्स की वजह से, जो ज़ाहिर है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जगह बन जाती है फिर अमेरिका जैसे साम्राज्यी कुव्वत के लिए। फिर उसकी नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, गैस के रिसोर्सेज की बात की जाए, मादनियात की बात की जाए, वो भी गैर मामूली रिसोर्सेज का हामिल है वो मुल्क। तो ज़ाहिर है अमेरिका की अब नज़रें उसके ऊपर भी हैं, क्योंकि अमेरिका खुद माशी बहरान का दो चार है और उसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो किस्तें हैं वो चुकानी हैं, अपनी इंटरेस्ट बिल्स चुकाने हैं। 120 बिलियन डॉलर्स ईरान के फॉरेन बैंक्स में इस अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से मुंजमद हुए हुए, फ्रीज किए हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं 120 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान जो है वो IMF से 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर मांगने के लिए, लेने के लिए भीख मांगनी पड़ती है हमें IMF के आगे। और ईरान के 120 बिलियन डॉलर अमेरिका ने अपनी इजारादारी की वजह से, अपनी इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से ईरान के तमाम फॉरेन बैंक्स के अंदर फ्रीज कर दिए हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह होनी चाहिए और मुस्लिम उम्मत को इससे होश के नाखुन लेने चाहिए और फिर फ़िरकावाराना तासुबात से बाहर आकर इसको इस हैसियत में देखना चाहिए कि किस तरह से पूरे ख़ित्ते के ऊपर इसके असरात होंगे। ख़ुद हमारे मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान के ऊपर इसके कितने गहरे असरात होंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और वहाँ पर अगर इस किस्म के कोई दहशतगर्दाना किस्म के लोग आ गए जिसको अमेरिका और इसराइल लाना चाहते हैं, तो फिर उसके हमारे ऊपर जो असरात आएंगे कि हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दोबारा हम एक और ऐसी हमारा पड़ोसी जो है वो बहरान का शिकार हो जाए। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।